नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 22 जून 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। कल थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसी के लिए जो है कल का द हिंदू का एडिटोरियल का लेक्चर नहीं आ पाया था। जैसे कि ये जो पहला आर्टिकल है ये 21 जून का ही आर्टिकल है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था कि क्या इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइब्रिड वाहनों को सरकारी सब्सिडी के मामले में समान दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो सड़कों पे वाहन चलती है उसके कारण जो खास से कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है, लगभग 12% इमिशन होता है, ठीक। और इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए, ठीक है। इन्हीं सभी कारणों से भारत में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का और हाइब्रिड व्हीकल्स का प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए जाने की बात की जा रही है। उसी के बारे में हम लोग इस आर्टिकल में विस्तार से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि एक जो क्वेश्चन है 2023 के मेंस में आया है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है कि दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन तेजी से बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक वाहन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में कैसे योगदान देते हैं और पारंपरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में वे क्या मुख्य लाभ प्रदान करते हैं। ये 15 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें 250 शब्दों में लिखना था, तो इसको भी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है म्यांमार पर प्रगतिशील भारतीय नीति की रूपरेखा प्रस्तुत करने की बात की गई है। इस आर्टिकल में मुख्यतः राइटर के द्वारा 4 मुख्य कदम प्रस्तावित किए गए हैं भारत के लिए, जिसमें जैसे कि म्यांमार को जो भारत जो है हथियारों की बिक्री कर रहा है उसको रोकने की बात की गई है। उसके बाद मानवीय गलियारों को खोलने की बात की गई है। शरणार्थियों के निर्वासन को रोकने की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद म्यांमार के लोकतंत्र समर्थक बलों का समर्थन करने के लिए जो है भारत को भी कहा गया है। तो इसमें हर एक पॉइंट को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, इंडिया और म्यांमार के बीच में रिलेशंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है एक नए आर्थिक दृष्टिकोण के लिए जनादेश। इसमें मेनली बात की गई है 2014 से 2024 तक जो प्रधानमंत्री मोदी का सरकार था उसमें लगातार जो बहुत संख्यक लोग हैं, गरीब जैसे लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, ऐसा राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि इनके विषय में जो भी चिंताएं करनी थी सरकार के द्वारा वो नाकाफी थी, मतलब कि वो पर्याप्त नहीं था, ठीक है। तो वर्तमान समय में इसी कारण जो है बीजेपी की सीटें घट गई। उन्हीं कारणों को यहाँ पे राइटर के द्वारा गिनाया जा रहा है और आगे के सरकार के लिए क्या क्या करने की बात की सलाह दी जा रही है इस आर्टिकल में, ठीक है, कि क्या क्या आगे करना है जिससे पुरानी गलतियों को सुधार सके वर्तमान का जो रूलिंग पार्टी है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है कि नया शीत युद्ध। इसमें मेनली जो है दुश्मन और दुश्मन दोस्त होते दिखाई दे रहे हैं, रशिया और नॉर्थ कोरिया, ठीक है। दोनों जो हैं वो यूएसए से अलग विचारधारा रखते हैं, इसके लिए ही जो है ये दोनों एकजुट होते दिख रहे हैं और आपसी सहयोग इतना बढ़ता जा रहा है कि ये दोनों हथियारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। इसी के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है इस आर्टिकल में कि उत्तर कोरिया के साथ रूस का समझौता जो है वो पूर्वी एशिया में अमेरिका के संबंधों को और मजबूत करेगा। अमेरिका और ज्यादा जो है इन्वॉल्व होगा खास के पूर्वी एशिया क्षेत्र में, ठीक है। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और हाइब्रिड वाहनों को सरकारी सब्सिडी के मामले में समान दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। इसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो भारत का सड़क परिवहन क्षेत्र देश के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 12% योगदान देता है, जिससे यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जक देश बन जाता है। तो केंद्र सरकार ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 2015 में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने और निर्माण के लिए फेम योजना की शुरुआत की थी, ठीक है, जिसके तीसरे चरण की घोषणा केंद्रीय बजट में होने की संभावना है, अभी जो बजट पेश होगा, ठीक है। तो पिछले कुछ वर्षों में नीतिगत बदलाव देखा गया है जिसमें हाइब्रिड के लिए सब्सिडी को लगातार हटाया जा रहा है, ठीक है। हाइब्रिड व्हीकल के लिए जो सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा उसकी दरें कम कर दी गई है, जबकि खुदरा बिक्री सब्सिडी के माध्यम से ईवी को प्रोत्साहित किया जा रहा है और ईवी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा रहा है। लगातार विभिन्न स्थानों पे उनके चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, ठीक है। तो आलोचकों का क्या कहना है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग बुनियादी ढांचे में अभी भी कमी देखी जा रही है। उन्नत बैटरी घटकों के लिए आयात निर्भरता और कोयले पर आधारित बिजली ग्रिड की ओर इशारा करता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बहुत बड़ी मात्रा में जो है बैटरीज का मैक्सिमम जो है हम लोग आयात ही करते हैं और भारत में
जो बिजली उत्पादन होता है उसका 90% से ज़्यादा योगदान जो होता है वो कोयले के कारण होता है, ठीक है, जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए उच्च कार्बन फुटप्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी में कहा जाता है कि हाइब्रिड कारें जो है वो आंतरिक दहन इंजन की तुलना में 25 से 30% तक ईंधन दक्षता प्रदान करती है, लेकिन इनकी ईंधन दक्षता अधिक होती है, ठीक है। तो इसी में कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए शून्य उत्सर्जन के दावे पर सवाल उठाया जा रहा है। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि भारत की 75% से अधिक बिजली जो है वो कोयले पर आधारित है, और सुझाव दिया जा रहा है कि हाइब्रिड कुछ संदर्भ में इलेक्ट्रिक व्हीकल और आंतरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में कम प्रदूषणकारी हो सकते हैं, ठीक है। इसी के लिए लगातार जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है, जिससे कि हम अपने कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को कम कर सके, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम कर सके, ठीक है। इसी के लिए जो है लगातार हम अपने बुनियादी ढांचे का विकास कर रहे हैं। इसी के लिए यहाँ पे सब्सिडी देने की मांग की गई, जहाँ हाइब्रिड व्हीकल के लिए सरकार के द्वारा लगातार सब्सिडी घटा दी गई है, उसी को फिर से बढ़ाने की बात की जा रही है राइटर के द्वारा इस आर्टिकल में, ठीक है। तो इसी में कहा जाता है कि COP26 लक्ष्यों और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए ही इस तरह की बहस छिड़ी हुई है। जैसे हाइब्रिड जैसी तकनीक को फेम के तहत समान सब्सिडी मिलनी चाहिए या नहीं, जिसमें जीवन चक्र उत्सर्जन, स्वामित्व की कुल लागत और अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने वाले तर्क दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसी में रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए COP26 लक्ष्यों और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, ठीक है। तो इसी के लिए एक संबंधित क्वेश्चन आया था जो ऑलरेडी 2023 में मेंस में आया है, ठीक है, कि दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन तेजी से बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक वाहन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में कैसे योगदान देते हैं, और पारंपरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में वे क्या मुख्य लाभ प्रदान करते हैं। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जिसमें वैश्विक लक्ष्य के बारे में लिखेंगे, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, खास के ग्लोबल गोल्स ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब कि जो जलवायु परिवर्तन का वैश्विक लक्ष्य है उसके लिए जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। मेनली जो है इसमें हम लोग बात कर लेंगे पेरिस एग्रीमेंट की, ठीक है, पेरिस समझौता में जो हमें अपने ग्लोबल वार्मिंग को कम से कम 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करने की बात की थी, जो कम अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रमोशन किया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि क्या रोल है, यहाँ पे रोल लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जिससे कि हम लोग ग्रीन हाउस गैस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उसके उत्सर्जन को, ठीक है, जिससे कि हमारे क्लाइमेट चेंज पे क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग इसमें पेट्रोल की बात कर लेंगे, ठीक है, इथेनॉल की बात कर लेंगे जिससे कि कम उत्सर्जन होगा, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लेंगे। इसी के लिए जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन समस्या ये है कि बैटरी को कैसे डंप किया जाएगा, और बैटरी के लिए हमें हमेशा विदेशों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। तो उसके लिए भी एक अलग दिशा से सोचने की आवश्यकता है, ठीक है। एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारण जो है धुएं नहीं निकलेंगे, उससे हमारा एयर क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो यही सारे बातें लिखनी है पॉजिटिव एस्पेक्ट में और नेगेटिव एस्पेक्ट में, क्या, ठीक है। उसके बाद जो है एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन लिखना है, जैसे कि जो हम लोग वैश्विक स्तर पर जो है जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से लड़ रहे हैं, इसके लिए एक बहुत ही सकारात्मक कदम के रूप में इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल को अपनाया जा सकता है, जिससे कि हम अपने वर्तमान की समस्याओं को दूर करने में सफल हो पाएंगे और अपने सतत विकास को, पर्यावरण को सुरक्षित करने में भी सफल हो पाएंगे। इस तरह का फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है इंडिया और म्यांमार के संबंध के बारे में, ठीक है। तो इसमें बात कर लेते हैं कि म्यांमार के प्रति प्रगतिशील भारतीय नीति की रूपरेखा दी गई है, जिसमें भारत की वैश्विक नीति को मूल्यों और हितों दोनों पर आधारित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। तो यह सुझाव दिया जाता है कि भारत को म्यांमार को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए क्षेत्र में सबसे बड़े संघीय लोकतंत्र के रूप में अपनी स्थिति का लाभ उठाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य 4 कदम सुझाए गए हैं राइटर के द्वारा, जैसे म्यांमार को हथियार की बिक्री रोकना चाहिए, भारत को मानवीय गलियारें खोलनी चाहिए, उसके बाद शरणार्थियों के निर्वासन को रोकना चाहिए, ठीक है, और म्यांमार के
लोकतांत्रिक समर्थक बलों को भारत के द्वारा समर्थन करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि म्यांमार में हथियारों को रोकने की क्यों बात की जा रही है, तो म्यांमार को हथियारों की बिक्री रोकना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जुंटा जो है वो भारत से हथियार मंगवाकर नागरिकों के खिलाफ सैन्य उपकरणों का उपयोग कर रहा है। भारत को संघर्ष प्रभावित सीमा क्षेत्रों में नागरिकों की सहायता के लिए सीमा पार मानवीय गलियारे स्थापित करना चाहिए। कुल मिलाकर नीति का मेनली लक्ष्य ये होना चाहिए कि म्यांमार में लोकतंत्र और मानव सुरक्षा स्थापित किया जा सके, जिससे कि इस क्षेत्र में भारत को चीन से अलग स्थान मिल सके। ठीक है, मतलब कि भारत का ये एक मित्र देश बना रह सके, क्योंकि चीन भी लगातार वहां पे प्रयास कर रहा है। ठीक है, इसलिए इस तरह के नए नए सुझाव की बात की गई है राइटर के द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अ मैंडेट फॉर अ न्यू इकोनॉमिक अप्रोच, एक नए आर्थिक दृष्टिकोण के लिए जनादेश जो अभी 2024 में चुना हुआ, मेनली इसमें राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि 2014 से 2024 तक जो था प्रधानमंत्री मोदी का पूर्ण बहुमत का सरकार था, लेकिन बहुत से गरीब तबकों की लक्ष्यों को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके कारण उनको वोट की कमी हुई। यहाँ पे उसी को यहाँ पे राइटर के द्वारा दर्शाया जा रहा है कि हाल के आम चुनाव परिणाम जो है वो आर्थिक स्थितियों के असंतोष का संकेत देता है, खासकर उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहाँ पे अखिलेश यादव जी ने बहुत ज़्यादा संख्या में सीटें जीती है। ठीक है, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि उत्तर प्रदेश जैसे गरीब और ग्रामीण राज्यों के लक्ष्यों को नजरअंदाज किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। तो लगातार मुद्दों में जैसे कि उच्च बेरोजगारी और खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति, ठीक है, क्योंकि भारत में जो है बहुत तेजी से कीमतें बढ़ रही है, जिसके कारण भी जो है मतदाताओं के वोट प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रशासन से आर्थिक असंतोष के स्रोत को संबोधित करने का आग्रह किया जाता है, जो संभावित रूप से एक नए आर्थिक दृष्टिकोण की आवश्यकता को दर्शाता है। इसी के लिए जो है एक नए आर्थिक दृष्टिकोण की आवश्यकता को दर्शाया जा रहा है। 2014 के बाद से सुधारों ने ज्यादातर भारतीयों के लिए उच्च औसत विकास दर या फिर बेहतर जीवन स्तर में महत्वपूर्ण रूप से योगदान नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे राइटर के द्वारा कहा जा रहा है। तो अर्थव्यवस्था को रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए, मतलब कि जो खाद्य मूल्य बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से मुद्रास्फीति बढ़ रही है, उसको कम करने की बात की जा रही है कि किफायती भोजन और मजबूत बुनियादी ढांचे, चाहे वो भौतिक हो या सामाजिक, दोनों की आवश्यकता हो। तो पिछले दशक की आर्थिक नीतियों में विदेशी निवेश, डिजिटल भुगतान और राजमार्ग निर्माण जैसी बुनियादी ढांचे परियोजनाओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया, लेकिन ये बहुमत हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं था। ठीक है, तो मुख्य खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें, अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज, ये कुछ पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि लगातार खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही है, उसके बाद खाद्यान्नों को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की अपर्याप्तता है, फिर एक खराब परिवहन जो है एक अविकसित अर्थव्यवस्था को उजागर करता है। ठीक है, तो भारत को दालों जैसे महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, इसी में आगे कहा जाता है कि लगातार बढ़ते प्रवास के कारण भारतीय रेलवे पे अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है और वंदे भारत जैसे, ऐसा माना जा रहा है राइटर के द्वारा कि अमीरों का ट्रेन है, उसकी प्राथमिकताएं कम है। वहीं बेंगलोर और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में पानी की भारी कमी देखी जा रही है। ठीक है, तो आर्थिक क्षमता और सामाजिक सद्भाव को कमजोर कर सकता है। तो सतत विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। गांव के फैसले को नजरअंदाज करना मौजूदा आर्थिक नीतियों को जारी रखना होगा, जिन्होंने इन बुनियादी मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया। यहाँ पे मेनली यही कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि जो भी समस्याएं रह गई थी पिछले मोदी सरकार में, उसको सुधारने की आवश्यकता है, नहीं तो आने वाले समय में और ज्यादा वोटों की कमी हो सकती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये एक नया कोल्ड वार छिड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रशिया और नॉर्थ कोरिया जो है अपने संबंधों को बेहतर कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं यूएसए के लिए असहज महसूस हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि रशिया और नॉर्थ कोरिया जो है नजदीक जा रहे हैं, जिसके कारण यूएसए जो है अपना प्रभाव जो है खासकर ईस्ट एशिया में बढ़ाएगा। उसी की बात यहाँ पे इस आर्टिकल में की जा रही है कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच एक नया सुरक्षा समझौता, जो कि आक्रमण की स्थिति में पारस्परिक सहायता का वादा करता है, जो शीत युद्ध के गठबंधन की याद दिलाता है। रूस और उत्तर कोरिया प्रतिबंधों का सामना करने वाले पूर्व सहयोगी। ठीक है, यही बात कहा जा रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा इन दोनों देशों पे विभिन्न प्रकार के सैंक्शंस लगाए गए हैं, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाली
वैश्विक व्यवस्था को चुनौती देने के लिए अपने गठबंधन को पुनर्जीवित किया जा रहा है रसिया और उत्तर कोरिया के द्वारा। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्योंगयांग यात्रा ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर रूस के रुख को बदलते हुए एक नई शुरुआत की है। ठीक है, तो यूक्रेन युद्ध ने क्रेमलिन की भू राजनीतिक रणनीति को बदल दिया है, जिसके कारण जो है रूस ने उत्तर कोरिया से बहुत बड़ी मात्रा में हथियारों की मांग की। ठीक है, तो इसी में आगे कहा जाता है कि सुरक्षा समझौता जो रूस और उत्तर कोरिया के संबंधों को हथियार व्यापार से चल रहे खंडन के बीच एक वास्तविक गठबंधन में बदल रहा है। ठीक है, हथियारों की आपूर्ति एक दूसरे को की जा रही है। ठीक है, तो पुतिन जो है वो ईरान, चीन और अब उत्तर कोरिया जो जो यूएसए से एलाय नहीं रखते हैं, जो यूएसए के मित्र कंट्री नहीं है, उसके साथ लगातार जो है रसिया अपने संबंध को बेहतर करता जा रहा है। ठीक है, जैसे में ईरान हो गया, चीन हो गया, अब जो है उत्तर कोरिया जैसे देशों के साथ रूस के सहयोग का विस्तार कर रहे हैं, जिससे कि पूर्वोत्तर एशिया में भू राजनीतिक हलचलें बढ़ रही है। ठीक है, तो चीन इस नए गठबंधन का सावधानी पूर्वक समर्थन करता है, जबकि उत्तर कोरिया की सहायता करने के लिए रूस की तत्परता के महत्वपूर्ण भू राजनीतिक परिणाम भी हैं। ठीक है, तो उत्तर कोरिया की परमाणु निरस्त्रीकरण वार्ता अब असंभव लगती है और दक्षिण कोरिया के साथ रूस के संबंध खराब हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में हमेशा विवाद रहता है, इसलिए अगर संबंध रूस के नॉर्थ कोरिया से बेहतर होते हैं तो साउथ कोरिया से खराब हो सकते हैं। इसी में कहा जाता है इस समझौता से जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच साझेदारी मजबूत होने की संभावना है, जिससे चल रहे शीत युद्ध में एक नया चरण शुरू हो सकता है। ठीक है, तो यूक्रेन युद्ध ने क्रेमलिन के भू राजनीतिक अंकगणित को बदल दिया है और प्योंगयांग को एक सहयोगी के रूप में, ठीक है, नॉर्थ कोरिया को एक सहयोगी के रूप में खुद को उपयोगी साबित करने का अवसर प्रदान किया है। जब यूक्रेन युद्ध लंबा खिंच गया और रूस पश्चिमी प्रतिबंधों के अधीन आ गया, तो ही जो है पुतिन ने गोला बारूद और बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए नॉर्थ कोरिया को अपने संपर्क में लाया और बहुत अच्छा एक दूसरे को सहयोग दिया इस विकट परिस्थिति में। इसलिए जो है लगातार रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच में संबंध और बेहतर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और एक मेंस का हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया। ठीक है, तो कैसा लगा आज का डिस्कशन प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।